जिस दिन और उस दिन को होने वाले काम और तो और उस काम के नतीजे से जो घबरा रहा था इजराइल, वो काम हो गया है। इजराइल की बौखलाहट तो आज आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा फिलिस्तीन को मिल गई है मान्यता। जी हां, फिलिस्तीन को देश का, राज्य का दर्जा देने वाली जो प्रस्ताव यूएन के अंदर आया वो पास हो गया है, भारी बहुमत से पास हुआ है। वो तमाम मापदंड, डराना धमकाना, तमाम चीजें पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई नजर आई। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कितने देशों ने खोलकर फिलिस्तीन का साथ दिया, तो आपको यह भी दिखाऊंगा वही देश कैसे इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। आपको यह भी दिखाऊंगा कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव के विरोध में वोटिंग की। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कितने देश समर्थन में थे और कौन ऐसे देश थे जो इस ऐतिहासिक मौके पर गायब थे। लेकिन साथ ही आपको इजराइल की बौखलाहट दिखाने जा रहा हूं, कैसे उसने हमला करने की कोशिश की, कैसे और कौन से वो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम परस्त देश हैं जो एक्सपोज हो गए, जो दिखावा तो करते हैं कि हां हम साथ खड़े हैं आपके और इजराइल जो कर रहा है गलत है। लेकिन जब इजराइल पर एक बड़े हमले की बात हुई तो उन्होंने जो किया, उसने उनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देखिए खबर निकल कर आई, ये पूरी की पूरी लिस्ट देखते चलिए। ये लिस्ट क्या कहती है इसमें आप समझ जाएंगे। यही वो लिस्ट है। कुल मिलाकर 142 वोट फिलिस्तीन को समर्थन, यानी फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने वाला जो प्रस्ताव आया था यूएन में, उसमें एक साथ खड़े नजर आए। 142 देशों ने कहा कि हां हम साथ हैं और उन्होंने वोट कास्ट किया फिलिस्तीन को समर्थन देने के लिए। अगेंस्ट में 10 हैं और एब्सेंट जो थे वो 12। अब इसमें जरा समझते चलिए वो कौन कौन से देश हैं जो खास तौर पर इस पूरे खेल में, जो 142 देश हैं, इन 142 देशों में से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए आपको दिखाऊंगा, जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और गजा के बीच संघर्ष शुरू हुआ हमास के अटैक के बाद, कैसे गजा को और फिलिस्तीनियों को आतंकवादी तक कहने से पीछे नहीं हट रहे थे और इजराइल को पीड़ित। लेकिन देखिए 23-24 महीने के भीतर ही सब कुछ बदल गया है। अब हालत क्या है देखिए, इनमें बहुत सारे देश हैं जिनका नाम मैं लूं तो देखिए, इसमें आप जाइए, ऑस्ट्रिया ले लीजिए, फिर इसमें आगे आप बढ़ते हैं तो ब्रिटेन जैसा देश भी है, ब्राजील आ गया है, कनाडा ने भी दे दिया है साथ, चीन तो चलो साथ था ही था, कोलंबिया है, कई देश हैं, ऐसे देश हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते थे कि ये देश साथ आ जाएंगे। डेनमार्क साथ आ गया। ये सारे कौन से देश हैं? ये देश वो हैं जो अमेरिका से अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए इजराइल के पक्ष में खड़े थे। देखिए आयरलैंड ने भी साथ दे दिया, इंडोनेशिया तो रहेगा, भारत, हमारे देश ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाला जो प्रस्ताव आया उसके समर्थन में वोट किया कि हाँ भारत भी चाहता। और ये भारत का पहला नहीं है स्टैंड, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो बता दें, ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी 1988 में ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था और तब भी फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने वाली मांग में भारत सबसे अव्वल था। उन्होंने कहा था हाँ दर्जा मिलना चाहिए, फिलिस्तीन को दर्जा मिलना चाहिए, एक देश के तौर पर उसकी पहचान होनी चाहिए। कौन से वो देश हैं जो 22-23 महीने में बदले हैं? तो इनमें देखिए बहुत सारे देश हैं। नीदरलैंड बदल गया, न्यूजीलैंड बदल गया, ऑस्ट्रेलिया जिसका जिक्र करें वो बदल गया। तमाम देश हैं जिनमें से बदले हैं, जिन्होंने सीधे सीधे, देखिए यूक्रेन ने भी समर्थन कर दिया। अब आप समझिए क्या हो रहा है, यूक्रेन समर्थन कर रहा है, रूस और यूक्रेन एक मंच पर एक साथ खड़े हो गए। रूस ने तो समर्थन किया ही किया कि फिलिस्तीन को दर्जा मिलना चाहिए राज्य का, लेकिन यूक्रेन माना जा रहा था दूसरे खेमे में जाकर खड़ा होगा, लेकिन खबर क्या निकल कर आई, यूक्रेन ने भी यहां पर समर्थन कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट, पालामू, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नॉर्वे, अर्जेंटीना, ये वो देश है, हंगरी, इजराइल तो जाएगा ही जाएगा, ये 10 वो देश है, टोंगा, ये वो देश हैं जिन्होंने इसके खिलाफ वोट कास्ट किया, जबकि कुछ ऐसे देश थे जो इस पूरे मसले में, इस ऐतिहासिक मौके पर गायब रहे। ये 12 देश थे, यानी कुल मिलाकर फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलने जा रहा है। दुनिया ने 142 देशों ने फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर तस्लीम कर लिया है। इनमें से इंग्लैंड, फ्रांस और वे देश भी शामिल है जिन्होंने पहले इसके खिलाफ वोट किया था। भारत ने भी अपनी पुरानी पॉलिसी को बरकरार रखा। हमने 1988 में ही कह दिया था फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलना चाहिए और उसको हमने बरकरार रखा। मैंने जैसा कि जिक्र किया था, मैंने कहा ना, इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी जो पहले साथ नहीं खड़े थे,
पहले फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े रहते थे। 22-23 महीनों में ये पूरे घटनाक्रम में उन्हें समझ लिया कि किसके साथ खड़ा रहना है, किसके साथ नहीं। देखिए ये पूरा रिजल्ट आया। वोटिंग क्या, रिजल्ट क्या है? 142 फिलिस्तीन के समर्थन में पड़े वोट, अगेंस्ट 10, यानी अमेरिका अकेला पड़ता नजर आया। पूरे दुनिया में आप सोचिए कौन कौन से ऐसे देश है। मैं अगर पहचान के तौर पर देख कहूं, आप जो मेरे को देख रहे हैं, तो अर्जेंटीना के अलावा इनमें एक भी ऐसा देश नहीं जिसे पहचान कर आप कह दें कि हां उसने अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका का साथ उन देशों, हंगरी को चलिए आप पहचान जाएंगे, इजराइल तो जाएगा ही जाएगा। तो ज्यादातर छोटे मोटे देश हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने झुककर कहा जाए, कैसे भी करके कहा जाए, उसकी वजह से फिलिस्तीन के समर्थन में आया ये प्रस्ताव, उसका मुखालफत किया नहीं, उसके खिलाफ गए। अदरवाइज आप देखिए 142 देशों ने अमेरिका को आईना दिखाया कि तुम इजराइल जैसे देश के साथ खड़े हो, लेकिन हम आपके साथ नहीं खड़े। कृष्णकांत भी लिखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए पेश प्रस्ताव को 142 देशों का समर्थन मिला। फिलिस्तीन में नरसंहार चल रहा है। प्रियंका गांधी अकेली नेता हैं जो लगातार इसके खिलाफ बोल रही थी, और तब मूर्ख संघी और भाजपाई उनको ट्रोल कर रहे थे। तब प्रियंका गांधी अकेली खड़ी थी और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए लॉजिक। लेकिन आज एक मानवीय विचार की जीत हुई। पहले मूर्खता का प्रदर्शन और फिर थूकर चाटना संघियों की पुरानी आदत है, ये कृष्णकांत लिखते हैं। खैर आगे देखिए, नरेंद्र नाथ मिश्रा, भारत ने यूएन में फिलिस्तीन देश के पक्ष में वोट किया। देर से ही सही भारत अब से स्टैंड ले, नहीं मुझे नहीं लगता, 1988 में हमने पहले ही कर दिया था, ये खबर का मसला भी नहीं है। ऑल ऑफ द 27 स्टेट ऑफ यूरोप प्रिपेयरिंग टू अरेस्ट नेतन्याहू, इन सब के बीच एक और खबर आ गई, जहां एक तरफ फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया गया, 142 देशों ने समर्थन कर दिया। ये प्रक्रिया बस शुरू हो गई, अब ये जल्दी फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलने वाला है। आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया हो गई है, वोटिंग हो गई है। लेकिन इनमें से यूरोप के 27 देशों ने, सभी 27 देशों में जो यूरोप में आते हैं, वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी का प्रोग्राम बना रहे हैं। इजराइल को बैन करने की बात बढ़ रही है कि इजराइल के सभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको तुरंत ही गिरफ्तार करने का, उन पर बैन लगाया जाए अगर वो हमारे देश में आते हैं। एंड डिमांड इमीडिएट विड्रॉ ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गजा आफ्टर यूएन डिक्लेयर फिलिस्तीन स्टेटहुड। यानी ये कहा जा रहा है कि अब जैसे ही स्टेटहुड के लिए आधिकारिक ऐलान होगा, क्योंकि 142 देशों ने समर्थन कर दिया तो फिलिस्तीन को देश की मान्यता तो मिल गई, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यूरोप के सारे देश चाहते हैं कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए। वो चाहते हैं कि इजराइल के नेताओं पर प्रतिबंध लगे और इजराइल की जो सेना इस समय गजा में है उसको वापस बुलाया जाए, हटा दिया जाए वहां से। ये तमाम चीजें। अब आइए जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, पहले ये देखिए, यहां देखिए, आसमान में आप देख रहे हैं कुछ, भाई दहशत तो लोगों में होती है। कहां की ये तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए, ये कतर की नहीं है, ये सऊदी अरब की है। अभी दिखाता हूं उसमें आपको। हाल ही में सऊदी अरब को लेकर खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब ने कतर पर हुए हमले की निंदा की है, लेकिन सऊदी अरब कितना, कैसे, कहां साथ खड़ा है आप समझ जाएंगे अभी आप। ये भी देखिए एक और वीडियो, ये दूसरे एंगल से ली गई वीडियो है, इसे भी देखिए जरा। ये दोनों वीडियोस निकल कर सामने आई। इसमें भी गिरता हुआ वो मलबा जो जिसे इंटरसेप्ट किया गया था। दरअसल खबर क्या है, खबर यह है कि सऊदी अरब ने एक मिसाइल जो इजराइल की तरफ जा रही थी उसे दहलाने के लिए उसको इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। ये किसने दागी मिसाइल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसमें यह दावा किया जा रहा है कि देखिए, कतर पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसने करने दिया, इजराइल को, सऊदी अरब ने। वो बात अलग है कि शराफत की चादर ओढ़कर आया और उसके बाद कहने लगा नहीं नहीं हम तो निंदा करते हैं तो गलत हुआ। लेकिन सोचिए, जब एक बड़ा हमला दावा किया जा रहा है यमन की तरफ से किया गया हमला था, ये देखिए, ये भी आया, सऊदी अरब ने थर्ड मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, इंटरसेप्टेड किया जब यमन की मिसाइल इजराइल की तरफ जा रही थी। किसके, दोहा स्ट्राइक के बाद इजराइल पर हमला करने की जिम्मेदारी यमन ने उठाई, और यमन ने जब हमला किया तो सऊदी अरब ने इसे रोक दिया। अब कुछ भी बयान देता रहे कि यमन का हमला था, अगर कतर करता तो हम कुछ नहीं कहते, ये नहीं करते, सऊदी अरब कुछ भी कहे, लेकिन मसला ये नहीं होता। मसला ये है कि जब तमाम मुस्लिम परस्त देश मिडिल ईस्ट के मिलकर सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं, तब आपने क्यों रोका, और क्यों आपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट इस वक्त किया और उस समय अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल को करने दिया जब कतर में यह हमला हुआ था। यानी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है सऊदी अरब। अब देखिए, इसके बावजूद भी तेल अवीव में एक के बाद एक हमले हुए। ये पूरा इलाका जो मैं दिखा रहा हूं, यहां पर सायरन की आवाजें सुनाई दी गई हैं, अलग अलग जगह बम धमाके हुए हैं।
बताया गया है कि इजराइल की जो जनता है उसने बंकर में जाकर शरण ली है। ये वो अलग अलग इलाके हैं, ये खबर निकलकर सामने आई। वहीं देखिए, इजराइल फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल ओवर सऊदी अरब एज पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन टू स्ट्राइक कतर। WSJ, क्या सऊदी अरब के, ये वॉशिंगटन जर्नल की खबर थी। तो वॉशिंगटन जर्नल की जो खबर थी उसके मुताबिक सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया था जब इजराइल ने कतर पर हमला किया। लेकिन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम वर नॉट एक्टिवेटेड इन सऊदी अरबिया एदर। यह भी बताया गया कि सऊदी अरब में मिलिट्री बेस बना हुआ ना सऊदी अरब में अमेरिका का, उस समय अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बंद कर दिए गए थे, जिससे आसानी से इजराइल कतर पर हमला कर सके। ये दोनों ही चीजें समझ लीजिए, सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस भी दिया, अमेरिका ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही यमन ने हमला किया इजराइल पर, फौरन ही एक्टिवेट कर दिया सऊदी अरब ने और अमेरिका ने। अब ये दोहा, BBC न्यूज हिंदी की खबर है कि दोहा में हमास के नेताओं पर इजरायली हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से वादा किया कि दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने ट्रंप के वादे के खिलाफ जाकर कतर को एक नई धमकी दे दी है। इसमें बताया जा रहा है कि लगातार वो हमले की धमकी दिए जा रहे हैं। अब अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको लगा था, यानी अमेरिका को, यानी ट्रंप को लगा कि भाई जब UN में प्रस्ताव आएगा और हम जब इजराइल के साथ खड़े नजर आएंगे तो शायद ये मान जाए। अच्छा, आप सोचेंगे अमेरिका इतना ताकतवर तो ट्रंप के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, सॉरी इजराइल नेतन्याहू के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? तो अमेरिका इसलिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमेरिका की आदत है अलग अलग जगह हो रहे युद्ध में जबरदस्ती घुसकर अपने हथियारों को बेचना। उसने काफी हथियार यूक्रेन को बेचे हैं, बहुत नुकसान अमेरिका को पहले ही वहां हो गया। वो जो बाइडेन की नीति थी, इसीलिए आपने देखा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनको बेइज्जत किया गया था। ये डोनाल्ड ट्रंप समझ गए थे कि ये युद्ध जीतना बड़ा मुश्किल होगा, वो भी रूस के खिलाफ, यूक्रेन के लिए चाहे कितनी हथियार दिए जाए। लेकिन इजराइल के लिए आसान है, इसलिए इजराइल को झोली भर भर कर भी हथियार दिए गए। जबकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप इजराइल और गजा के बीच हो रहे इस युद्ध में संघर्ष को रोकने के पक्ष में बात करते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने हथियार दिए, जमकर हथियार दिए, क्योंकि गजा में जो प्राकृतिक संसाधन है ना, उस पर अमेरिका कब्जा चाहता है और उसके लिए ही उसने इजराइल को हथियार दिए, जिससे उनका इस्तेमाल करके गजा पर कब्जा किया जाए और फिर अमेरिका वहां पर भी अपनी जगह बना ले और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर ले। यह इसका पूरा नीति मिडिल ईस्ट के अंदर रही है। और इसी को लेकर अब ट्रंप के कहने के बावजूद भी नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कतर को। कतर ने कहा इट विल कट टाइज और 400 बिलियन विद US कंपनीज। उन्होंने देख लिया कि अमेरिका किस तरीके से काम कर रहा है, अमेरिका सिर्फ अपने हित सोच रहा है। इसलिए कतर ने यह फैसला किया है, RKM की खबर है कि $400 बिलियन का जो पूरा का पूरा डील है कंपनियों के साथ, अमेरिकन कंपनियों के साथ, उसे बंद कर देगा, रोक दिया जाएगा। सैंक्शन अगेंस्ट इजराइल विल इंक्रीज गैस 10% प्राइसेस इन US। ये तमाम चीजें प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। और जो टैरिफ चिल्लाते थे ट्रंप, अब कतर की तरफ से ऐसे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं कि कई जो ऐसे चीजें हैं जिनका इस्तेमाल कतर से लेकर जाकर किया जाता है अलग अलग देशों में, उसके भी दाम खास तौर पर बढ़ा दिए गए। वहीं कतर अर्ज UAE टू क्लोज तेल अवीव एम्बेसी। बताइए, कतर की तरफ से कहा गया है UAE से कि वो तेल अवीव की एम्बेसी को अपने आप बंद करें। यानी एक एक करके अब इजराइल के दरवाजे बंद हो रहे हैं। अमेरिका साथ देकर भी कितना कमजोर पड़ चुका है पूरे मिडिल ईस्ट में, अब आप समझ सकते हैं। वहीं खबर है ईरान ने डिमांड की अरब लीग टू इन्वोक मिडिल ईस्ट NATO कॉल्ड मीसा मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस टू पनिश इजराइल बाय विड्रॉइंग फ्रॉम अब्राहम एकॉर्ड्स। बताया गया अब्राहम एकॉर्ड्स को विड्रॉ करने के लिए, और खास तौर पर ईरान का कहना है कि एक अब वक्त आ गया है कि NATO की तर्ज पर मेसा यानी कि मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस बनना चाहिए, जिससे इजराइल को सबक सिखाया जा सके। एक नई पॉलिसी सामने रखी जा रही है और अगर इस पर काम हुआ तो ये इजराइल के लिए जितना घातक तो है ही है। मैं इजराइल के लिए इसलिए घातक नहीं मानता क्योंकि वो देश बसा भी दूसरों की जमीन पर है, लेकिन अगर ये बसता है, ये हुआ, तो यकीन मानिए अमेरिका के लिए और ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और जाते जाते सुनिए क्या कह रहे हैं कतर की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर। Bloodthirsty extremists have gone beyond any borders, any limitations when it comes to behavior, not only among states but among individuals. We are unable to predict what Israel can do. How can we host Israeli representatives when they have commit this attack? Have you heard of any state that is attacking a mediator? इसमें बताया गया है कि जो इजराइल के कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा खून के प्यासे चरमपंथियों के नेतृत्व में इजराइल ने सभी अपनी सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। हम जो डील चल रही थी
वॉर डील, उसको लेकर अपने देश में इजरायलियों और हमास की मेज़बानी की और इजरायलियों ने हमें धोखा दिया है। दरअसल उसमें हमास के साथ साथ इजराइल के लोग भी शामिल थे, बातचीत चल रही थी, लेकिन हमला करके कतर को धोखा दिया, ये वहाँ के लोग कहना है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।